हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है स्वस्थ हैं, मस्त और अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस कर रहे हैं। करते हैं आज के सेशन को कंटिन्यू। आज हम रैखिक प्रोग्रामन चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं और मैं आपको बताऊं तो इस चैप्टर का वेटेज जो है वो काफी बड़ा है ना। अगर यहाँ से एक भी क्वेश्चन निकलता है तो वो 7 से 8 नंबर का होगा, है ना। तो आप इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं इस चैप्टर का कितना है। 2 एक्सरसाइज है। आज की जो क्लास होगी वो टोटली बेसिक होगी, है ना। मैं आपको सबसे पहले ये समझाने की कोशिश करूंगा कि रैखिक प्रोग्रामन में जो समस्याएं हैं वो कैसे कैसे समस्याएं आपके सामने आती हैं और उनका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है ना। चाहे वो परिवहन संबंधी समस्याएं हों, है ना, चाहे वो आहार संबंधी समस्याएं हों, है ना। तो ऐसी समस्याएं आपके सामने यहाँ पर लाई जाएंगी, है ना। आपको क्वेश्चन के थ्रू आपको मिलेंगी, है ना, और आपको उनको सॉल्व करना रहेगा, है ना। चाहे वो परिवहन संबंधी समस्याएं हो, चाहे वो आहार संबंधी समस्याएं हो, है ना। तो ऐसी समस्याएं आपके सामने आएंगी और उनको आपको सॉल्व करना रहेगा। जो अप्रोच रहेगी सॉल्व करने का, आज मैं वो बिल्कुल बेसिक वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि सबसे पहले हम कैसे इसको इसकी जो है स्टेप्स में कैसे लूंगा, है ना, मैं कैसे कैसे इसको बढ़ाऊंगा आगे। आपको ध्यान से उसको सबसे पहले देखना है। तो आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप आज की क्लास को अगर देख लेते हो सही से, ध्यान से अगर इसको आप देख लेते हो, तो मैं बिल्कुल गारंटी के साथ, दावे के साथ कहता हूं कि आप एक्सरसाइज में बिल्कुल आराम से इन्वॉल्व हो जाओगे। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। आप उन समस्याओं को भी हैंडल कर ले जाओगे, डील कर ले जाओगे। लेकिन आज की क्लास को आपको देखना पड़ेगा, है ना। इससे बेसिक वे में आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको पूरा आज का फंडामेंटल मैं आपको बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं, है ना। बस आप बने रहें, देखते रहें, है ना। और अब तो आपको बिल्कुल रुकना नहीं। अब तो लगातार आपको आपकी जो है रिवीजन वो कंटिन्यू करते रहना है ना, क्योंकि आपके 24 फरवरी एग्जाम आपके स्टार्ट हो रहे हैं ना। तो अब तो आपको बिल्कुल रुकना ही नहीं, आपको थमना ही नहीं, आपको लगातार अब तो कंटिन्यू मेहनत करनी है, क्योंकि यही वो समय है जब आप आगे जितनी जबरदस्त मेहनत कर ले जाते हो, आपको आपके एग्जाम में उतना ही अच्छा जो है रिजल्ट आपको दिखने वाला है ना। आप एग्जाम में अच्छे से, आपको अच्छा फील होगा अगर आप प्रिपरेशन करके जाते हो, है ना। तो आपको एग्जाम हॉल में आपको जबरदस्त फील होने वाला है। आपको पेपर आपको जैसे ही मिलेगा तो आपको लगेगा हाँ मैंने सब कुछ पढ़ लिख करके आया, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। और उनके लिए जो स्टडी नहीं किए हुए होंगे, है ना, जो अपनी प्रिपरेशन नहीं किए होंगे, उनके लिए तो कोई भी चीज वो कॉम्प्लिकेटेड है ना। लेकिन आपको थमना नहीं, आपको रुकना नहीं है। आपको इस समय लगातार, है ना, रात और दिन लगातार मेहनत करनी है ना। अगर आपने कुछ सोचा है, आपके कुछ सपने हैं, अगर उन सपनों अगर उन ड्रीम्स को आपको अचीव करना है, अगर उसको आपको पाना है, तो आपको तो मेहनत तो करना पड़ेगा, है ना। आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, है ना। तो सेशन में हम आज करते हैं, आज का बेसिक स्टार्ट करते हैं और उस बेसिक में हम समझते चलेंगे कि हम जो रैखिक प्रोग्रामर में जो समस्याएं आती है ना, उन समस्याओं को कैसे डील करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, है ना। तो उसकी जो स्टेज है आज से ही मैं उसको यहाँ पर क्लियर करूंगा, है ना। और आप उसको देखें कि कैसे कैसे इस ऐसे समस्याओं को हम कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। आपको सबसे पहले इस एक्सरसाइज को या इस चैप्टर को समझने के लिए आपको 11th का ज्ञान होना चाहिए। 11th में आपने कुछ चीजें सुनी होंगी, ठीक है ना। अगर नहीं भी याद है तो आपको घबराना नहीं है ना। मैं 11th का जैसे ही नाम लेता हूँ, क्योंकि हर जो है कक्षाएं जो होती हैं, जब 12th में हो तो 11th का आपको बिल्कुल नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। तभी आप 12th में, क्योंकि कक्षाएं कैसे क्यों कैसे डेवलप की जाती है, कैसे बनाई जाती हैं, वो इसी को देख करके कि पहले नर्सरी आएगा, फिर केजी आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड आएगा, ठीक है। अब ये डायरेक्टली नहीं कि पहले फिफ्थ आया फिर फर्स्ट आया, ठीक है। वो किताब जो डेवलप की जाती है, जो किताबें लिखी जाती हैं, वो इसी वे में लिखी जाती हैं कि आपको प्रीवियस नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अगर आप आगे की चीजों को स्टडी करना चाहते हैं तो आपको प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए। तो आप, मैं अगर यहाँ पर बार बार कह रहा हूँ कि मैं 11th का आपको इल्म होना चाहिए, आप उसको आपको नॉलेज होना चाहिए, तो आप घबराए नहीं। अगर आपको नहीं भी याद है तो मैं बिल्कुल बेसिक वे में उठाता हूँ, ठीक है ना। आपको वहां से भी सब कुछ समझ में आने वाला है, ठीक है। अगर आप इस बेसिक में दावे के साथ कहता हूँ, अगर आपने इस बेसिक को समझ लिया तो एक्सरसाइज आपके लिए हलवा हो जाएगी, है ना। एक्सरसाइज आपके लिए हलवा हो जाएगी। कई बार स्टूडेंट्स में देखा गया कि इस एक्सरसाइज को लेकर के काफी तनाव में रहते हैं, काफी स्ट्रेस में रहते हैं कि ये इसको हम कैसे सॉल्व करें, है ना, क्या अप्रोच रहेगी, काफी डर में रहते हैं। तो आज के बाद आपका डर खत्म होने वाला है। आज के बाद आपका डर खत्म होने वाला है। आप इसको अगर देख लिए तो बिल्कुल आप श्योर हो जाए कि आप मेरे से एक्सरसाइज बनने वाली और स्मूथली बनेगी, गारंटी के साथ बनेगी। आप भी एक्सरसाइज को खुद बनाओगे। आपको आपके पास किसी टीचर की, किसी की कोई जरूरत नहीं है, आपको ना कोचिंग लेनी है, कुछ नहीं करना है। आप इसको देखने के बाद आप खुद ही इतनी जो है स्टेबल हो जाओगे कि आप खुद ही क्वेश्चन को बना ले जाओगे। क्वेश्चन को देखते ही आपका पेन चलेगा, है ना। बस आपको देखना है। तो मैंने कहा कि 11th का आपको यहाँ पर थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। आपने असमिका नाम तो सुना ही होगा,
नाम तो सुना होगा असमिका का, है ना। तो ये देखो, आपने अस्मिका का नाम तो सुना ही होगा, आपने चिन्हों से बिल्कुल अवेयर होंगे आप, ठीक है ना। आप कैसे चिन्ह, ये चिन्ह है ना, या ये चिन्ह, ये चिन्ह और ये चिन्ह, इन चिन्हों से आप बिल्कुल, मैं ये समझता हूं कि आप इनसे अवेयर है ना। ये क्या है, ग्रेटर देन, ये लेस देन, है ना, ये ग्रेटर देन एंड इक्वल, और ये लेस देन एंड इक्वल, ठीक है। तो आपने इन चिन्हों को तो सुना ही होगा, है ना, इन चिन्हों को आपने सुना होगा, देख लो, ये ग्रेटर देन है, लेस देन है ना, ग्रेटर देन इक्वल, है ना, ये लेस देन इक्वल, ठीक है। तो आपने इन चिन्हों को सुना होगा, ये असमिका में काम आते हैं। किसमें काम आते हैं, असमिका में काम आते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूं, मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं, इसको मैं स्टार्ट करूंगा और आप ध्यान से केवल देखते जाएं। जैसे मैंने ले लिया कि x जो है वो बड़ा है किससे, 3 से। x क्या है, बड़ा है 3 से, है ना। ये एक असमिका मैंने लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, एक मैंने असमिका लिखी हुई। अब आप सोचोगे कि ऐसा क्यों, क्या बता रहे हो आप, ठीक है ना, इससे मेरे को एक्सरसाइज में क्या हेल्प होने वाला है। आप देखते हो तो जाइए, इसको देखने के बाद आपको लगेगा कि मैंने जो बताया है वो बिल्कुल सही बताया है, ठीक है ना। ये x जो है वो बड़ा है 3 से। आप इसके संगत रेखा, संगत रेखा बताओ क्या होगी, संगत रेखा, संगत रेखा हो जाएगी x बराबर 3। ये असमिका है और ये जो है इस असमिका की संगत रेखा है। बस ये जो दिया होता है आपको x बराबर 3 लिख लेना है। क्या लिख लेना है, 3 यहां पर आपको बराबर करके x बराबर 3 लिख लेना है। चलो ध्यान, अब देखें इसको आप ग्राफ पे दिखाएं, इसको आप ग्राफ पे दिखाएं, देखो ध्यान से देखें। ये मालूम है सभी को, ये x होता है, ये क्या होता है, y होता है। x बराबर 3, x 3 ही होगा, y कुछ भी हो सकता है। अब कई बार बच्चों को ये देखा जाता है कि x बराबर 3 का ग्राफ बनाना नहीं आता बच्चों को, है ना। स्टूडेंट्स को यही नहीं होता कि x बराबर 3 का ग्राफ बनाए तो कैसे बनाए, है ना, कैसे बनाए। आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, x बराबर 3 है, इसका मतलब है x 3 ही होगा, x 3 ही होगा, y कुछ भी हो सकता है, y कुछ भी हो सकता है, लेकिन x की जो वैल्यू होगी वो 3 ही होगी, है ना। तो कैसे बनाओगे, तो x बराबर 3 है या x बराबर c है, x बराबर c का मतलब कांस्टेंट है ना, x बराबर c है, x बराबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है ना, और इसी को हम कांस्टेंट बोल रहे हैं, x बराबर c बोल रहे हैं। तो उसका जो ग्राफ आता है वो y अक्ष के समांतर आता है, हमेशा याद रखें, x बराबर c का जो ग्राफ होगा वो y अक्ष के समांतर होगा, ठीक है। और x पे कहां से गुजरेगा, 3 से गुजरेगा, है ना। आपको मालूम है यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे मालूम है, तो हम कहीं देख लेते हैं, 3 का ग्राफ कुछ ऐसे आता है, तो ये देखो क्लियर। तो ये जो हमने खींचा है वो किसका है, x बराबर 3 का ये ग्राफ हमने खींचा हुआ है, ये y अक्ष के पैरेलल है बिल्कुल, है ना। अब चले, ये तो हमने खींचना दिखाई दिया, ये चीज आपको मालूम भी है, लेकिन हमको इस एक्सरसाइज में क्या हेल्प करेगा, ये ध्यान से देखें, हेल्प क्या करेगा। अब अगर आप देखें x जो है ग्रेटर देन 3, x जो है वो 3 से क्या है, बड़ा है, देख रहे हो आप, ठीक है। तो अब इसका हमें हल क्षेत्र, हल क्षेत्र बताना है। x जो है x इज ग्रेटर देन 3 का हमको क्या बताना है, हल क्षेत्र आपको बताना है। तो हल क्षेत्र आप बताएं, x की वैल्यू जो है वो 3 से बड़ी है, ध्यान से देखना, x की वैल्यू 3 से बड़ी है, 3 से बड़ी का मतलब x की वैल्यू 3 से बड़ी मतलब इधर ही होगा, 3 से बड़ा बराबर भी नहीं, ध्यान से सुनना, है ना। x जो है वो 3 से बड़ा है, 3 से क्या है, बड़ा है। तो आप बताओ हल क्षेत्र, बताओ इसका हल क्षेत्र, है ना, क्या बताओ इसका हल क्षेत्र। तो हल क्षेत्र क्या होगा, 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा का मतलब यही होगा इधर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये हल क्षेत्र, ये हल क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हल क्षेत्र, इसको क्या बोला जाता है, इसको हल क्षेत्र बोला जाता है। अच्छा, क्या इसके हल क्षेत्र में इस, ये जो ग्राफ हमने बनाया हुआ है, ये जो रेखा हमने x बराबर 3 बनाई है, इस पर उपस्थित बिंदु जो है वो इसके हल क्षेत्र में आएंगे। प्रश्न ध्यान से सुने, फिर से ध्यान से सुने, ये जो हमने रेखा x बराबर 3 खींची है, क्या इस पर उपस्थित बिंदु इस असमिका के हल क्षेत्र में आएंगे, बताओ, बिल्कुल नहीं, है ना। इस रेखा पर उपस्थित बिंदु इस असमिका के हल क्षेत्र में कदापि नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, यक्ष जो है वो बड़ा है 3 से, बराबर बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। ये 3 से गुजर रहा है, तो इस पर उपस्थित कोई भी बिंदु है ना वो इसके हल क्षेत्र में बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इस पर उपस्थित
जो है बिंदु है ना, वो इसके हल क्षेत्र में नहीं आएगा। तो हल क्षेत्र में बिंदु जो आएंगे वो 3 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। 3 से बड़ा 4 5 6, 3 से बड़ा 3.1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन 3 भी नहीं हो सकता, ठीक है ना, 3 भी नहीं हो सकता, ये बड़ा है 3 से। तो ये विशेष बात है। तो इसका तो ग्राफ हमने बनाना यहाँ पर सीख लिया। अभी कैसे ये हेल्प करेगा आपके, वो आपको अभी लगेगा ना, यही इसका बेसिक है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने का यही बेसिक है, आपको यही जानना है सबसे पहले। चले एक दूसरा हम लेते हैं, ये मैंने यहाँ पर दिखा रहे हैं आपके सामने, ठीक है। अब इसका ग्राफ हमको क्या करना है, प्लॉट करना है, ठीक। देखो ध्यान से क्या करेंगे, सबसे पहले संगत रेखा, पहले तो काम क्या है, संगत रेखा है ना। आप संगत रेखा क्या हो जाएगी, संगत रेखा हो जाएगी x बराबर 3। संगत रेखा क्या है, संगत रेखा है x बराबर 3। ध्यान से देखें। अब क्या करें, ग्राफ इसका हम बनाते हैं। ये है x और ये है क्या, y। x बराबर 3, तो ग्राफ तो वही होगा, y अक्ष के समांतर है ना। तो ये 3 है, कहीं 1 2 3 यहाँ पर कहीं हो जाएगा। ये जो हमने खींचा है x बराबर 3। ध्यान से बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये फंडामेंटल अभी स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, चैप्टर में भी गया नहीं हूँ, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है ना, जानना बहुत ही जरूरी है। चलो x बराबर 3 का हमने ग्राफ यहाँ पर खींच दिया। अब देखें हल क्षेत्र पता करें, है ना। तो x जो है पहले देख लिया, x जो है वो 3 से बड़ा है और 3 के बराबर भी है। x की वैल्यू 3 से बड़ी और 3 के क्या है, बराबर है। हल क्षेत्र आप देखें तो बताओ क्या इधर होगा, क्या इधर होगा, ये आपको ध्यान से देखें, यहाँ पर आप ध्यान से देखें। ये केवल एक चर हम ले रहे हैं, है ना। यहाँ पर जो कांस्टेंट ले रहे हैं, है ना, सॉरी जो हम यहाँ पर वेरिएबल ले रहे हैं वो एक चर में है ना। वो क्या है, एक चर में, एक चर इधर x है तो केवल एक चर है। तो इस केस में आप देखो इसका हल क्षेत्र किधर होगा, 3 के बराबर या फिर 3 से बड़ा। तो हल क्षेत्र तो इधर ही होगा, 3 से बड़ा है ना, बराबर या 3 से बड़ा, तो हल क्षेत्र तो यही होगा। देखने से आपको आ जाना चाहिए। ये देखो, अच्छा प्रश्न आता है, क्या इस रेखा पर उपस्थित, 3 तो है सही है ना। चले, क्या इस रेखा पर उपस्थित बिंदु इसके हल क्षेत्र में आएंगे, प्रश्न आपसे। तो ये तो हल क्षेत्र है, अब आपको तो पता चल चुका होगा। अगला प्रश्न सुने, अगला प्रश्न ये है कि क्या इस रेखा पर उपस्थित बिंदु जो है इस असमका के हल क्षेत्र में आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, ठीक है ना। इस रेखा पर उपस्थित सभी बिंदु इस असमका के हल क्षेत्र में आएंगे, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बराबर लगा हुआ है। लेकिन यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर क्या है, बिल्कुल बराबर नहीं लगा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस रेखा पर उपस्थित बिंदु इस असमका के हल क्षेत्र में बिल्कुल नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर बिल्कुल आएंगे ना, क्योंकि यहाँ पर बराबर लगा हुआ है। तो ये बात आपको समझाना था कि इस पर उपस्थित प्रत्येक बिंदु है ना हल क्षेत्र में इन्वॉल्व होगा, है ना। वो इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। वो इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, ठीक है ना। कोई भी बिंदु आप रखोगे तो ये इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, बिल्कुल संतुष्ट करेगा, है ना। चले, तो ये तो हमने अभी देखा है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, है ना। बस आप केवल समझते रहें कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चले आगे बढ़ते हैं। एक अगला हम लेते हैं, हमने ले लिया x, ये ध्यान से देखिए इसका बनाएं आप, देखें कैसे बनाएंगे इसका। पहले आप इसके संगत रेखा, संगत रेखा क्या हो जाएगी, x बराबर 5, ये x ये y, 5 खींचना है तो 5 x बराबर 5 खींचना, तो h के समांतर आपको खींच देना, तो x बराबर 5 है ना। अब हल क्षेत्र बताओ, तो हल क्षेत्र क्या है, लेस देन 5 है। x जो है वो लेस देन क्या है, 5 है, यानी कि x की वैल्यू जो है वो 5 से छोटी है। क्या है, x की वैल्यू यहाँ 5 से छोटी है, ये तो 5 है, ये क्या है, ये जो रेखा हमने खींची हुई वो 5 है। लेकिन यहाँ पर x जो हमसे बोला हुआ है वो 5 से छोटा है। तो ध्यान देना, x जब 5 से छोटा है तो फिर हल क्षेत्र किधर आएगा, है ना, हल क्षेत्र किधर आएगा ये आपको ध्यान देना है। तो 5 से छोटा का मतलब इधर ही होगा, मतलब ये इसको दो भागों में बांट दिया, एक ये वाला क्षेत्र हो जाएगा, एक ये वाला क्षेत्र हो जाएगा। अब ये वाला क्षेत्र होगा या फिर ये हल क्षेत्र होगा, ये आप देखना है। लेस देन 5 है तो लेस देन मतलब 5 से छोटा है, x की वैल्यू 5 से छोटी है, तो हल क्षेत्र ये वाला होगा। तो ध्यान देना, है ना, ये चेंज हो जाता है। आपको पता चल गया होगा कि ये इसका क्या है, हल क्षेत्र है, इधर हल क्षेत्र।
इसको आप क्या बोलोगे, हल क्षेत्र बोलोगे। ठीक है, अब इधर देख लो, यहाँ पर कहीं 0,0 है ना, ये देखो, अब x की वैल्यू 0 रखो तो बिल्कुल सही बात है, जो है 0 जो है 5 से छोटा है, 0 5 से छोटा है, 0 5 से छोटा है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, इधर उपस्थित जितने भी बिंदु होंगे सारे संतुष्ट करेंगे इसको, सारे क्या करेंगे, इसको संतुष्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ये जितने भी बिंदु होंगे सारे इसको संतुष्ट करेंगे। अच्छा, एक प्रश्न, प्रश्न ये, क्या इस रेखा पर उपस्थित बिंदु असमता को संतुष्ट करेंगे? क्या इस रेखा पर उपस्थित बिंदु इस असमता को संतुष्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लेस देन है, क्या है, लेस देन 5 है, 5 से छोटा, यानी कि इस असमता पर उपस्थित, यानी कि इस रेखा पर उपस्थित बिंदु बिल्कुल इसको संतुष्ट नहीं करेंगे, मतलब इसके हल क्षेत्र में बिल्कुल नहीं आएंगे। ठीक है ना, कदापि नहीं आएंगे, ध्यान देना, बराबर लगा होता तो बात कुछ और होती, लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं लगा है, तो इस रेखा पर उपस्थित बिंदु है ना, कई बार पूछा जाता है, इस रेखा पर उपस्थित बिंदु बिल्कुल इसको संतुष्ट नहीं करेंगे, है ना, मतलब ये हल क्षेत्र में नहीं आएगा। ठीक है ना, आपको ये ध्यान देना है। चलो आगे, आगे देखिए, है ना, बात उम्मीद है कि आपको समझ में अभी तक तो आ रही होगी, है ना। चलो आगे देखें, ये हमने इसको देखें, है ना, इसको ध्यान से देखें, है ना। पहले संगत रेखा क्या हो जाएगी, x बराबर 5, संगत रेखा क्या है, x बराबर 5 है। अब ध्यान से देखें, ये है, यहां ध्यान देना, ये x है, ये क्या है, y, रेखा खींच दो, ये देखो, आपको मालूम है, अब ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं कि कैसे खींच दिया, ये क्या है, ये देखो x बराबर कितना है, 5 है। अब देखो क्या करेंगे, हल क्षेत्र किधर होगा, दो भागों में ना, एक ये वाला भाग हो गया, एक ये वाला भाग हो गया। ठीक है ना, मतलब ये ग्राफ हमने खींच दिया है, ये इसको ये एक भाग, अब कौन सा हल क्षेत्र होगा ये हमको देखना है। लेस देन 5 है, लेस देन 5 है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये इधर ही होगा, ये देखो, इधर ही होगा, हल क्षेत्र किधर होगा, इधर ही होगा, ये देखो, 5 से छोटा तो है ना, 5 से छोटा, ये देखो, है ना, या फिर यहाँ ये 0 है, या 0 रख के चेक कर लो, है ना, बिल्कुल संतुष्ट करेगा, अगर संतुष्ट करेगा तो बिल्कुल इधर ही होगा। ठीक है ना, आप 0 रखो तो 0, ये क्या है, लेस देन इक्वल 5, है ना, तो बिल्कुल सही है, 0 लेस देन इक्वल क्या है, 5 है, बिल्कुल, है ना, तो बिल्कुल हल क्षेत्र इधर ही हो जाएगा, हल क्षेत्र क्या होगा, इधर ही होगा। अब प्रश्न, प्रश्न ये, क्या इस रेखा पर मौजूद बिंदु असमता को संतुष्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर बराबर लगा हुआ है, आप इस असम, यानी कि जो असमता है ना, ये जो रेखा खींची हुई है, इस पर जितने बिंदु हैं इसको बिल्कुल संतुष्ट करेंगे ना, तो वो आपको पता चल गया कि बराबर लगा है, तो फिर हाँ वो संतुष्ट करेगा। तो उम्मीद है कि अभी तक जो डिस्कशन आपने सुनी है वो बिल्कुल आपको समझ में आ रही होगी। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं एक्सरसाइज को भी, अभी तो हम केवल हल क्षेत्र को, है ना, यानी सुसंगत हल क्षेत्र, है ना, अभी तो हल क्षेत्र को हम समझते हुए चल रहे हैं, और इसी के कड़ी में आगे हम बढ़ते हैं। अभी हम वेरिएबल x लिए थे, अब वेरिएबल हम क्या लेते हैं, y लेते हैं, है ना, और उसको भी आपको समझाते हैं ना कि कैसे वहां पर उसका हल क्षेत्र आपको मालूम करना है। चलें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला हमारे पास, चले ले लें 4, है ना, ये ले लिया। चलो इसका देखें क्या करें, है ना, संगत रेखा सबसे पहले खींच लें, संगत रेखा y बराबर 4, ये संगत रेखा है y बराबर 4, ध्यान से, है ना। चलें बनाएं ग्राफ इसका, ये x, ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। देखिए यहाँ y बराबर 4 है, ध्यान से सोचे, y बराबर कितना है, y बराबर 4 है, यानी x कुछ भी हो, x, ये x कुछ भी हो, है ना, आपको ये देख के ग्राफ आपके दिमाग में चल जाना चाहिए कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। यहाँ पर क्या बोला हुआ है, ध्यान से आपको देखना है कि x कुछ भी हो,
एक्स 1 हो, 2 हो, 3 हो, -1 हो, -4 हो, -5 हो, -6 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, लाख हो, 2 लाख हो, 5 लाख हो, एक्स कुछ भी हो, वाई 4 है। वाई की वैल्यू क्या है? वाई 4 है, बिल्कुल, है ना। तो ग्राफ कैसा जाएगा? देखो 1 2 3 4, 4 कहीं यही होगा, तो ये देखो ये ग्राफ होगा, ठीक। तो यानी y बराबर c या y बराबर कांस्टेंट का जो ग्राफ होता है वो x अक्ष के समांतर होता है। तो ध्यान रखना, y बराबर c या y बराबर c है तो उसका जो ग्राफ होगा वो x अक्ष के समांतर होगा, और x बराबर c है तो उसका ग्राफ y अक्ष के समांतर होगा। x बराबर c है तो y अक्ष के समांतर ग्राफ होगा, अगर y बराबर c है तो x अक्ष के समांतर ग्राफ होगा। इसको रट लें, बिल्कुल क्या कर लें, इसको आप रट लें। तो अब अच्छा, हल क्षेत्र लेस ग्रेटर देन 4 है, y की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 4 है, 4 से बड़ी, तो 4 से बड़ी ऊपर ही हुई। हल क्षेत्र इसका ये इसका हल क्षेत्र होगा, ध्यान से, है ना, क्या है ये इसका हल क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। ये इसका क्या है? ये इसका हल क्षेत्र है। इसका क्या है यहाँ पर? ये इसका हल क्षेत्र है। अब ध्यान से देखें, अब यहाँ पर जितने बिंदु होंगे सारे बिंदु इस असमता को संतुष्ट करेंगे, बिल्कुल। देखो 4 है, 5 रख दिया, 5 है तो बिल्कुल संतुष्ट, 6 7 8 कुछ भी रख दो। अच्छा, क्या इस रेखा पर उपस्थित बिंदु इसको संतुष्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर बराबर नहीं लगा है तो बिल्कुल नहीं करेंगे। इस रेखा पर उपस्थित बिंदु इस असमता को संतुष्ट नहीं करेंगे, मतलब हल क्षेत्र में नहीं आएंगे। वो हल क्षेत्र में बिल्कुल नहीं संतुष्ट करेगा तो हल क्षेत्र में नहीं आएंगे, है ना। जो हल क्षेत्र में आएगा वो उसको बिल्कुल संतुष्ट करेगा ही करेगा, है ना। चले, तो ये बात आपको पता चल चुकी होगी। चले एक और कर लेते हैं यहाँ पे, ये इसको देखें, है ना। अब यहाँ पर देखें क्या है, संगत रेखा, संगत रेखा, है ना। इस सेशन को देखने के बाद आप भी इसके मास्टर बन जाओगे, गारंटी है ना। आप भी लोगों को पढ़ाने लग जाओगे, है ना। खोलो चैप्टर नंबर जो ये रैखिक प्रोग्रामर है, आप भी इसको पढ़ाने लग जाओगे, बिल्कुल दावा है। अगर आपने इसको देख लिया सही से तो आपके अंदर भी मास्टरी पैदा हो जाएगी, ठीक है ना। आप भी इसको सॉल्व कर ले जाओगे ना। आप मेरे से कोई भी सेशन पढ़ो, ठीक है, पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल उसके अंदर मास्टरी हो जाएगी, आप भी उसको पढ़ाने लग जाओगे, है ना। पर्पज यही है ना कि आप सीखें, आप चीजों को सीखें कि कैसे हम चीजों को करते हैं, है ना। चलिए ये हो जाएगा वही संगत रेखा जो है वही बराबर क्या है 4। चलिए इसको प्लॉट करें, ये x है ना। तो वही बराबर 4 का आपको मालूम है, ये देखो 4 कहीं होगा, 1 1 2 3 4 यहाँ पर कहीं आएगा, किधर जाएगा? हल क्षेत्र। तो हल क्षेत्र बड़ा है ना, तो देख लो बड़ा बोला है तो ये देखो हल क्षेत्र ये वाला होगा, ये देखो, है ना, ये हल क्षेत्र है। अच्छा, प्रश्न ये है, अब जितने भी हल क्षेत्र में आएंगे सारे इसको संतुष्ट करेंगे, है ना, बिल्कुल। अच्छा, ये क्या इस रेखा पर मौजूद बिंदु संतुष्ट करेंगे इसको? ये भी बिल्कुल संतुष्ट करेंगे क्योंकि बराबर दे रखा है ना। अब यहाँ पर इस रेखा पर उपस्थित बिंदु भी इसको संतुष्ट करने वाले हैं। अभी तक तो जो आपने एक्स वाले में सीखा है वो आप तो समझ चुके होंगे कि हम ये चीज, हाँ सही बात है ना, कि इस रेखा पर उपस्थित बिंदु भी इसके हल क्षेत्र में शामिल होंगे, तो संतुष्ट करेंगे तो बिल्कुल शामिल होंगे, है ना। तो उम्मीद है कि अभी तक ये जो आपने चीज है वो सीख ली होगी। अभी तो एक चर में हमने बात की है, अभी तो हमने क्या करी है, अभी तो हमने एक चर की बात करी है। अब हम दो दो चर आपके सामने देते हैं, क्या करते हैं, दो दो चर लेते हैं और हल क्षेत्र को पता करते हैं। क्या करते हैं, हल क्षेत्र को पता करते हैं। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लें और समझते चलें, है ना। अभी तो हमने एक एक चर लिया है, एक एक जैसे वेरिएबल लिया है, वो एक्स लिया और वाई लिया और उसको मैंने प्रॉपर समझाया है ना कि इसमें हम क्या करते हैं। तो हमारा उद्देश्य था कि हल क्षेत्र को जानना, हल क्षेत्र किधर होगा। अब चलते हैं हम दो वेरिएबल लेते हैं, है ना। चलिए समझते चले बस आप। चलिए लेते हैं, ले लिया हमने। चलिए 3x प्लस 4y
ये हो गया टोयल। ठीक है, दो चर में अब हमने यहां पर ले रखा है, जो असमिका ले रखी है वो क्या है, दो चर है। चलिए ध्यान से इसको आप देखें क्या करेंगे इसमें। सबसे पहले तो काम वही है संगत रेखा, जो काम करते चले आ रहे है ना। आपको कुछ चेंज नहीं करना है, आपने जो वहां पर किया हुआ है अभी यहां तक सोचना है ना। बस वहां पर वेरिएबल एक था, अब यहाँ पर वेरिएबल दो आ चुके हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, तो संगत रेखा आप बताएं सबसे पहले। संगत रेखा क्या हो जाएगी, 3x प्लस 4y बराबर 12। क्या है यहाँ पे, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना है, 12 है। चलो ध्यान से देखिए, अब यहां पर ये संगत क्या है, रेखा है। अब इसका हमें ग्राफ कैसे बनाना है, इसका ग्राफ हमें कैसे बनाना है ये आपको ध्यान देना है। चलो देखो क्या करेंगे हम। आपको मालूम है कि इसको आप यहां नीचे लेकर के आओ, 3x बाई 12 प्लस 4y बाई 12 और यहाँ 12 बटा 12 है ना। दोनों पक्षों में मैंने 12 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। 12 से देख लो, यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी 12, यहाँ दोनों पक्ष में। ये कितना हो जाएगा, 3x बाई 4 और ये y बार y बाई 3 है ना, ये बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। अभी चीज आपको मालूम है, हमने आपको सिखाया हुआ है ना, कि इसको हम कैसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं, है ना। हल क्षेत्र आप कैसे पता करोगे, ठीक है। इसका ग्राफ बनाना आपको आता है ना। इसको मैंने, अगर मेरे को सही से याद हो तो फिर इसको मैंने किसी एक्सरसाइज में इसको मैंने आपको सिखाया हुआ है, ठीक है ना। वो मेरे को सही से याद नहीं आ रहा है ना। यहाँ पर हम एरिया अंडर द ग्राफ है ना, कहीं निकालना हमने सीखा था, तो वहां पर हमने इसका इस्तेमाल आपको करना सिखाया हुआ है ना। ये क्या होता है, नीचे ये एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड होता है, ये वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड होता है, ठीक है। तो इसका कैसे करते हैं, चलो मैं आपको सिखाता हूँ। ये करना रहेगा आपको, ठीक है ना। आपको यहाँ पर इक्वेशन जो है आपको बनाना रहेगा, है ना। सबसे पहले आपको समीकरण दी जाएगी, फिर इक्वेशन बनाना रहेगा। इक्वेशन से आपको कुछ इस तरीके से इसको आपको क्रिएट करना है, क्रिएट कर लेना, आपको बना लेना है, ठीक है। इधर जो दिया होता है उसको आपको डिवाइड करके इसको यहाँ पर 1 ले आना होता है। 1 क्या करना होता है, यानी कि जो इसका फॉर्म होता है वो एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर 1। इस रूप का आपको क्या करना होता है, कुछ आपको बनाना रहता है ना। अंतःखंड रूप आपको क्या करना रहता है, यहाँ पर बनाना रहता है, एक्स पाने प्लस वाई पान बी इज इक्वल टू 1। ऐसा आप बना लोगे। अब इसका ग्राफ देखो हम कैसे बनाते हैं, है ना। ध्यान से देखो, ये है x, ये क्या है, y है। देखो ध्यान से देखो, x पर कटा अंतःखंड क्या है, 4 है ना। तो यहाँ पर 4 देख लो, 1 2 3 4, यहाँ पर कहीं 4 आ जाएगा, तो इसको हम 4 0 बोल सकते हैं, है ना। तो x अक्ष पर कटा अंतःखंड कितना है, ये वाला है 4 यहाँ पर। अच्छा, y अक्ष पर कटा अंतःखंड कितना है, 3, तो y अक्ष पर कटा अंतःखंड देख लो, 1 2 3, यहाँ पर कहीं 3 हो जाएगा, तो इसको आप क्या बोलोगे, 0,3। ध्यान रखना है ना, इसको लिखना भी अपने आप में एक कला है। यहाँ पर 4,0 लिखा, यहाँ पर 0,3 लिखा, क्यों क्यों ऐसा लिख दिया, क्योंकि आपको पहले जो x अक्ष वाला निर्देशांक होता है, कोऑर्डिनेट होता है, उसको सबसे पहले आपको लिखना होता है ना। तो पहले x वाला, क्योंकि ये y अक्ष है तो y पे x क्या होता है, 0 होता है। ये x है तो x है तो y वाला क्या होता है, 0 होता है। तो आपको तो आना चाहिए कि अगर x है तो y वाला 0, y है तो x वाला 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब बस इन दोनों बिंदुओं को आपको क्या करना है, सिंपली आपको मिला देना है। ये देख लो, ध्यान से देखें, ये देखो, ये दोनों को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। देन ये 0, कितना है, 0 है। बताओ कंफर्म, कोई प्रॉब्लम। अभी तक तो ग्राफ बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो हमने खींचा हुआ है ये किसका है, ये जो है 3x प्लस, ध्यान से देखना, ये है 3x प्लस 4y, है ना। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना, 12 है। इसका ग्राफ हमने क्या कर दिया, खींच दिया। अच्छा, हल क्षेत्र, मूल बात तो क्या है, हल क्षेत्र पता करना, ठीक है। अभी तो हमने एक असमिका ली है, अभी दो दो समीकाएं, तीन तीन असमिकाएं लेंगे और उसका हल क्षेत्र हम मालूम करेंगे, ठीक है। दो है तो एक असमिका है तो आप अभी आपको पता चल जाएगा, है ना, यार इजी होता है। लेकिन दो होंगे तो वहां पर हल क्षेत्र आपको पता करना वो टास्क रहेगा, ठीक है। चलो यहाँ पर देखिए, अच्छा तो हमने कहा हुआ है कि अगर कोई हल क्षेत्र है तो उसमें मौजूद जितने भी बिंदु हैं सभी उस असमिका को संतुष्ट करेंगे, है ना। चलो हम मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं
मान लेते हैं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि हाँ वही हल क्षेत्र है, हमने मान लिया कि हल क्षेत्र इधर है, चलो मान लिया, हमको मालूम नहीं है, हमने माना कि हल क्षेत्र किधर है, इधर है, उसको देख लेते हैं। अगर मान लिया है, अगर इधर है हल क्षेत्र तो ये मूल बिंदु भी आता है ना कहीं कहीं, ये देख लो मूल बिंदु आता है, इसको भी संतुष्ट करना चाहिए, यानी कि यह समीकरण जो है इसको संतुष्ट करना चाहिए, बिल्कुल ये बिंदु जो है यहाँ पर संतुष्ट होना चाहिए। अगर इधर हल क्षेत्र होता है, हर बिंदु संतुष्ट करेगा, हल क्षेत्र में उपस्थित हर बिंदु असंख्य को संतुष्ट करेगा अगर उसका हल क्षेत्र है। अगर हल क्षेत्र है तो उसमें मौजूद हर एक बिंदु असंख्य को संतुष्ट करेगा ही करेगा, बिल्कुल कंफर्म। ठीक है, तो अच्छा, तो हम क्या करते हैं, चेक करते हैं क्या ये हल क्षेत्र है। वैसे इसको देखने से भी पता चल, मैं बता सकता हूं कि हल क्षेत्र उधर होगा कि इधर होगा, क्योंकि ये तो इसको दो भागों में बांट दिया, एक ये वाला भाग हो गया और एक ये वाला भाग हो गया, आपको दिख रहा है, एक ये वाला भाग है और एक ये वाला भाग है, तो दो भागों में बट चुका है। अब यहाँ पर ये देखना है कि हल क्षेत्र इधर होगा कि हल क्षेत्र उधर होगा, है ना। मैं यहाँ से देख करके बता सकता हूँ कि हल क्षेत्र किधर है, लेकिन मैं ऐसे नहीं बताना चाहता, है ना, मैं आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि हल क्षेत्र किधर होगा। चलो, अगर अगर मैंने यहाँ पर ये 0,0 है, अगर मैं x बराबर 0 y बराबर 0 रखता हूं और ये इसको संतुष्ट कर ले जाता है, तो बिल्कुल सही बात है कि हल क्षेत्र इधर ही होगा। अगर संतुष्ट नहीं करता है, संतुष्ट नहीं करता है तो फिर उधर हो जाएगा। फिर तुरंत मैंने माना कि इधर है तो हम रख चेक कर लेते हैं, और अगर है तो फिर बिल्कुल सही बात है ना, तो हल क्षेत्र इधर हो जाएगा। और अगर संतुष्ट इसको नहीं करता है, संतुष्ट कर जाता है तो ठीक है, मतलब 0,0 रखा और इसको संतुष्ट कर लिया तो सही है, और अगर संतुष्ट नहीं करता तो हल क्षेत्र उधर हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, तो फिर आपको सोचना है ना। चलो, तो हम जो दी हुई समीकरण है उसमें मूल बिंदु 0,0 को हम क्या कराते हैं, संतुष्ट कराने पर, है ना। तो अब 0,0 को संतुष्ट कराओ आप, ठीक है। तो देखो, तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुणे 0, 4 गुणे 0, ये देखो 0,0 रख दिया है ना, ये 0, ये कितना हो जाएगा 0, ध्यान से देखिए, इसको 3 बार पढ़ें आप। 0 12 से बड़ा है, 0 12 से बड़ा है, 0 12 से बड़ा है बराबर है, 0 12 से बड़ा है बराबर है, 0 12 से बड़ा है बराबर है। क्या समझ में आता है बताओ। 0 12 से बड़ा है बराबर है, 0 12 से बड़ा है बराबर है, 0 12 से बड़ा है बराबर है। क्या सही है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत बात है। 0 12 से बड़ा है बराबर है, 0 12 से बड़ा है बराबर है, 0 12 से बड़ा है बराबर है, कैसी बात बता रहे हो, बिल्कुल गलत बता रहे हो, यानी कि संतुष्ट नहीं करता है ना। ये क्या है, असंतुष्ट, यहाँ पर क्या है, ये बिल्कुल गलत है, जो कि सही नहीं है। ध्यान से देखें, क्या सही है, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। 0 12 से कहाँ बड़ा हो सकता है, दुनिया में ऐसा कोई है जो 0 12 से बड़ा बता दे, है कोई ऐसा, कोई नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब हल क्षेत्र इधर तो नहीं होगा, इधर तो नहीं होगा, तो फिर जब इधर नहीं होगा तो इधर होगा। ये देखो, ये वाला हल क्षेत्र है, फिर देख लो, ये हल क्षेत्र है, कितना मजेदार है ना, कितना मजेदार है ना। देख लो, हमने संतुष्ट करा के 0,0 रख करके देख लिया, हमने कहा था अगर होगा तो फिर बिल्कुल संतुष्ट करना चाहिए, संतुष्ट नहीं कर रहा है, 0,0 मूल बिंदु जो है संतुष्ट नहीं कर रहा है, मतलब ये बिंदु हो ही नहीं सकता, हल क्षेत्र में आ ही नहीं सकता, कोई सवाल ही नहीं आ जाए, है ना। तो फिर नहीं आएगा तो हल क्षेत्र उधर हुआ। अच्छा, क्या इस पर मौजूद बिंदु, इस पर मौजूद बिंदु इसको संतुष्ट करेंगे, ध्यान से सुने, इसको संतुष्ट करेंगे, है ना, क्या हल क्षेत्र में आएंगे उसके, इस पर मौजूद बिंदु। चलो एक बार के लिए सोच करके जरा बताओ, सोच करके बताओ, क्या इस रेखा पर मौजूद बिंदु असंख्य को, असंख्य के हल क्षेत्र में आएंगे या उसको संतुष्ट करेंगे, एक बार के लिए जरा सोच करके आप बताओ। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल क्या करेंगे, बिल्कुल करेंगे, है ना, बराबर लगा हुआ है ना, बराबर लगा, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे को समझाना था, उम्मीद है कि अभी बात आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। और अभी तो हम और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना, अभी आपको नहीं समझ आता है, और मेरे पास तो बहुत सारे एग्जांपल, ठीक है, मैं लेता हूँ और लेता हूँ, इसको आप देखें, है ना, क्या तरीका में लगाया हुआ है।
नेक्स्ट हम लेते हैं, हमने ले लिया ये है 3x माइनस 4y, चलो ये ले लिया। इसको आप देखें क्या करोगे, पहले आप संगत रेखा, सबसे पहले संगत रेखा क्या हो जाएगी, ये है ना। अच्छा तो x बाई 12 4y बाई 12 बराबर 12 हो जाएगा, है ना। 12 से डिवाइड कर दिए, है ना। x बाई 4 हो जाएगा और y बाई 3 बराबर 1 हो जाएगा, है ना। चलिए तो जरा ध्यान से आप देखें, इसका हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, है ना। इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से आप देखना, गलती नहीं करना यहाँ पर, है ना, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए x अपान a प्लस y अपान b इज इक्वल टू 1, ये होता है ना। अंतःखंड रूप के लिए जो समीकरण है वो कुछ इस प्रकार से है, आप देख लो, यहाँ पर प्लस होता है लेकिन यहाँ क्या है, माइनस है, तो ये माइनस यहाँ पर नीचे क्या कर दो, ले आओ, है ना। इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आपको मैं दिखाऊं, बाई 4 प्लस वाई बाई माइनस 3, है ना, बराबर 1। ये आप इसको सही रूप माने, है ना, इससे बिल्कुल मैच कर जाएगा, देख लो, है ना। तो ये आपको आना चाहिए इतना, ठीक है, कि ये जो इस तरीके से है अंतःखंड रूप का समीकरण ये होता है, कुछ इस तरीके से प्लस होता है, तो फिर यहाँ पर आप नीचे कर दें, है ना, माइनस लगा दें। अब देखो कैसे ग्राफ दिखाते हैं, ये देखो कैसे बनाएंगे, है ना, ध्यान से देखें। x पे कितना है, 4 है, तो ध्यान देना 4 है, 1 2 3 4, कहीं 4 यहाँ ले लेते हैं ना, तो ये है 4,0, है ना। y पे कटा अंतखंड -3 है, क्या है -3, तो ध्यान देना माइनस ये ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस, है ना। आपको इतना आ जाना चाहिए, ठीक है, नहीं तो आप गलती करके वही अभी तुरंत खींच देते, जैसे पहले ना तुरंत खड़ा करके तो गलत हो जाता। 3 तो 1 2 3, कहीं यहाँ पर 3 ले लेते, ये 3 है, तो इसको हम लिखेंगे 0,-3, है ना, क्योंकि y पे x क्या होता है, 0 होता है, तो 0,-3 हो गया। अच्छा दोनों को मिला दो फिर आप, ये दोनों को हमने क्या कर दिया, मिला दिया है। अच्छा बिल्कुल इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ तक तो मैं समझता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई तकलीफ आपको नहीं होगी। अच्छा आगे देखें क्या करेंगे, हल क्षेत्र। हल क्षेत्र मालूम करना है, अगर हम कहते हैं कि ये हल क्षेत्र है, इधर ये हल क्षेत्र है, तो इधर 0,0 आता है कहीं ना, ये मूल बिंदु है, संतुष्ट करना चाहिए आपको, यहाँ पर सुविधा है इसको रखने के लिए, 0,0 संतुष्ट करना चाहिए इसको, है ना। अच्छा अगर करना चाहिए तो देखें क्या करता है, 3 0 माइनस ये 0 माइनस 0 ये। अच्छा 3 बार पढ़ें इसको, 0 12 से बड़ा है, 0 12 से बड़ा है, 0 12 से बड़ा है, बताओ 0 12 से बड़ा है, गलत बात है ना, ये बात बिल्कुल क्या है, ये बात बिल्कुल गलत है, 0 12 से बड़ा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, 0 12 से बड़ा हो ही नहीं सकता। अच्छा नहीं हो सकता, तो फिर बिल्कुल हल क्षेत्र इधर नहीं होना चाहिए, कंफर्म, किधर नहीं होना चाहिए, हल क्षेत्र इधर नहीं होना चाहिए, हल क्षेत्र इधर नहीं होना चाहिए, है ना। अब यहाँ से भी आपको देखने से कुछ आइडिया तो लग रहा होगा या नहीं रहा होगा, लेकिन आपको यहाँ से तो बिल्कुल आप कंफर्म हो चुका है कि इधर अगर होना चाहिए तो 0,0 को संतुष्ट करना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन वो आप देख रहे हैं ये 0,0 को संतुष्ट नहीं कर रहा है ना, तो इसका मतलब अरे अब 0,0 रख दिया, है ना, तो रख करके हमने 3 गुणे 0 माइनस का 4 गुणे 0, है ना, तो 0 माइनस 0 ग्रेटर देन कितना है 12 है ना, तो ये 0 जो है 12 से बड़ा, बिल्कुल गलत बात है, तो 0 12 से बड़ा नहीं सकता, इधर हल क्षेत्र है, तो हल क्षेत्र क्या है, ये वाला हल क्षेत्र, है ना, ये हल क्षेत्र है, ये क्या है, ये इसका हल क्षेत्र है। अच्छा क्या इस पर मौजूद बिंदु इस रेखा पर इसके हल क्षेत्र में होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, देख लो आप यहाँ से बिल्कुल नहीं होंगे, है ना, हल क्षेत्र में उपस्थित बिंदु
यानी कि इसके हल क्षेत्र में उपस्थित बिंदुओं में इस रेखा पर उपस्थित बिंदु नहीं शामिल हैं, है ना, बिल्कुल नहीं, वो से हमको दिख रहा है। आप रखोगे भी तब भी उसको संतुष्ट सेटिस्फाई नहीं करेगा। चलिए, है ना। उम्मीद है कि अभी तक जो मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है वो आप समझ रहे होंगे, है ना, बात आप पकड़ रहे होंगे। चल आगे हम मूव करते हैं, है ना। आगे हम क्या करते हैं, मूव करते हैं। इतनी बात अगर आप समझ चुके हैं तो मैं अब एक्सरसाइज, है ना, अभी तो मेरे पास और बहुत सारी चीजें हैं ना, अभी समझाने के लिए बहुत कुछ है। दो दो रेखाएं लेकर के मैं इसको समझाने का, अब मैं एक्सरसाइज से सीधे आपके सामने आता हूं, है ना, और समझाने की कोशिश करता हूं कि इसमें हम कैसे करेंगे, प्रश्नों को कैसे हैंडल करेंगे। अगर ये आप समझ चुके हैं तो आप बातों को लगभग चीजें मेरी अभी तो फंडामेंटल बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है ना, लेकिन मैं सोचता हूँ कि एक्सरसाइज में भी थोड़ा सा आपके सामने रख दूं, है ना, ताकि आप वहां से भी समझ सको कि मेरे लिए कैसे वो हेल्पफुल हो सकता है। तो मैं, है ना, ये कोई पेपर में जो पूछे जाने वाली चीज है नहीं जो भी मैं समझा रहा हूँ, लेकिन आपको जो है इस चैप्टर में चलने के लिए, है ना, आपको ये जानना बेहद जरूरी है। तो अब प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे उसकी तरफ हम चलते हैं और उसको सॉल्व करके अब हम चेक करते हैं। है ना, अभी तो हमने केवल एक असंख्या ली थी, अब यहाँ आपको दो दो तीन तीन असंख्याएं आपके सामने होंगी, है ना, और उनको आपको सॉल्व करना रहेगा। चलो मैं एक्सरसाइज पे आता हूँ। एक्सरसाइज हमारे पास है जिसका आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार था, तो वो घड़ी अब खत्म होती हुई। पहला प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न हमसे कहता है निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस 4y का अधिकतमीकरण कीजिए। का चलिए देखें, x प्लस वाई लेस देन इक्वल 4 और ये है x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 और y भी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल कितना है, 0 है। ये ठीक है। चलो देखते हैं इसको हम कैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे, है ना। ध्यान से देखें, ये आपके सामने मैंने कहा हुआ है कि वेटेज इसका बड़ा है। अब इसको देखने से आपको क्या लग रहा होगा कि इसको हम कैसे सॉल्व करें, है ना। लेकिन अगर आपने अभी जो मैंने डिस्कस किया आपसे फंडामेंटल, है ना, उसको अगर आपने समझ लिया है तो फिर इसमें कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बिल्कुल गारंटी के साथ आपको कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली है ही नहीं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, है ना। चलो देखो क्या करेंगे, ये तो आपको एक इस पर हमको क्या करना है, अधिकतमीकरण हमको क्या करना है, पता करना है। इसको हम उद्देश्य फलन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ये उद्देश्य फलन है z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। अधिकतमीकरण हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। अधिकतम सबसे ज्यादा, यानी कि सबसे ज्यादा हमको क्या करना है, पता करना है। देखो इसको आप देखें, ये आपको एक असमिका दे रखी है, एक दूसरी है और ये तीसरी असमिका हमको दे रखी है। इन दोनों का क्या मतलब है, इन दोनों का क्या मतलब है, x की वैल्यू 0 है 0 से बड़ी, y की वैल्यू 0 है फिर 0 से बड़ी। इसका मतलब ये हमसे ये कहना चाह रहा है कि आपको प्रथम चतुर्थांश में ही आपको हल क्षेत्र मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा,
प्रथम चतुर्थांश में ही आपको देखना है। आपको जो कुछ भी करना है वो प्रथम चतुर्थांश में ही आपको देखना है। ये दोनों हमको यही बता रहा है ना। आपको अब ये कहीं पर भी दिख जाए तो आप ये सीधे समझ जाएं कि जो भी काम है वो सारा प्रथम चतुर्थांश में ही, सारा कुछ क्या है, प्रथम चतुर्थांश में ही है ना। क्योंकि आप किसी और चतुर्थांश में जब आप चले जाओगे तो फिर कोई पॉजिटिव तो फिर कोई निगेटिव है ना। लेकिन ये पॉजिटिव ही है, ये क्या है, जीरो या फिर जीरो से बड़ा, जीरो या फिर जीरो से पॉजिटिव, तो वो प्रथम चतुर्थांश से ही है जहां सब पॉजिटिव होता है, जहां पर एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव ही होता है। कौन से चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में। तो ये हमसे क्या बताता है, यह बताता है कि आप जो कुछ भी करो वो प्रथम चतुर्थांश में ही करना करो आप, है ना। आप किसी और चतुर्थांश में मत जाइए, है ना। ये हमको ये बताता है। उम्मीद है तो समझ में आ चुका। तो आपको एक ही असमिका दे रखी है ना। चले बिल्कुल क्लियर। तो ये आप देखें, ये असमिका आपको दे रखी है। संगत रेखा आप खींच लें। सबसे पहले संगत रेखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 4 है। खींच लिया है ना। अब इसको आप लिखते हैं, हम कैसे करेंगे इसको, आप 4 से आप डिवाइड कर लें तो ये कितना हो जाएगा, प्लस बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक, क्लियर, कोई प्रॉब्लम है ना। वैसे इसके और टेबल बना करके इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको टेबल वॉलीबल के चक्कर में नहीं पढ़वाना चाहता। ये बिल्कुल इजी मेथड है, आप इसको ऐसे बना सकते हैं आराम से, ठीक है। आपको रेखा का अंतःखंड रूप बनाना आपको आता होगा, हमने सिखाया हुआ है आपको, आराम से ऐसा करें। संगत रेखा हमने खींच दी और फिर इसका हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से अंतःखंड रूप बना दिया। अब ग्राफ आप बनाए यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देखें, ये एक्स है, ये क्या है, वाई है ना। जैसे मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही आपको पेपर में भी लिखना है। चले, एक्स पर कटांतखंड कितना है, 4 है, तो 4 कहीं यही होगा, 1 2 3 4, यहाँ पर लिख दिया आप 4,0 है ना। वाई पर कटांतखंड कितना है, 4 है, तो यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ करेंगे आप 0,4 लिख दे, 0, क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। अच्छा, फिर बस मिला दें आप इसको सिंपली, है ना। ये देखो सिंपली क्या कर दिया, बस इसको हमको मिला देना है। और ये क्या है, एक्स प्लस वाई, जैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही आपको कर देना है। ये एक्स प्लस वाई बराबर कितना है, 4 है। तो ऐसे हमने ग्राफ यहाँ पर क्या कर दिया, कर लिया। अच्छा, हल क्षेत्र, कौन सा हल क्षेत्र होगा, इधर होगा या फिर इधर होगा, है। इसको ध्यान देना है। बार बार मैं आपके सामने यहाँ पर लेकर के आ रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आपको जो कुछ भी करना है प्रथम चतुर्थांश में, ये आपको तेज तेज बता रहा है। ये आपको तेज तेज बोल बोल करके बता रहा है ना। आपको बता रहा है कि आपको जो कुछ भी करना है प्रथम चतुर्थांश से बाहर नहीं जाना है। आपको प्रथम चतुर्थांश के अंदर ही कुछ भी करना है तो कुछ भी करो, उसके बाहर मत जाइयो, उसके बाहर मत जाइयो आप, ठीक है ना। ये आपसे कह रहा है ना, बाहर नहीं जाना है आपको। अच्छा, अब देखें तो हल क्षेत्र किधर होगा, इधर होगा। अगर इधर होगा तो फिर हर बिंदु संतुष्ट करना चाहिए। अभी तक तो मैंने आपको यही सिखाया हुआ है ना, यही सिखाया हुआ है। तो आप चेक करके, है ना, असमिका में तुमको ये जानना है कि हल क्षेत्र इधर होगा या फिर इधर होगा, ये चेक करना है। अच्छा, तो मैंने आपको तरीका बता रखा है कि आप अगर हल क्षेत्र इधर है तो इधर जितने बिंदु होंगे सारे बिंदु बिल्कुल उस असंख्य को सेटिस्फाई करेंगे, संतुष्ट करेंगे, है ना। चले, तो हम देखते हैं कि इसमें रख करके चेक करते हैं, है ना। जो आपको असमिका दे रखी है इसमें मूल बिंदु 0,0 को रख करके संतुष्ट कराने पर, है ना, संतुष्ट कराने पर तो देखते हैं। संतुष्ट कराने पर, चले देखिए शंका में मूल बिंदु रखकर संतुष्ट कराने पर, चलो रखो, देखो 0 + 0, है ना। मैं जैसे लिख रहा हूं बस आपको वैसे ही लिखना है ना। चलो, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें, ये हमको क्या बताता है, ये हमको यही बताता है
कि 0 4 से छोटा है या बराबर है, 0 4 से छोटा है या बराबर है, 0 4 से छोटा है या बराबर है ना, 0 4 से छोटा है या बराबर है, 0 4 से छोटा है या बराबर है, 0 4 से छोटा है या बराबर है। बिल्कुल सही बात है, 0 4 से छोटा है, बिल्कुल बिल्कुल बात सही है, ठीक है ना, ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, बिल्कुल क्या कर रहा है, ये बात ये जो हमने बिल्कुल संतुष्ट, बिल्कुल क्या कर रहा है, ये बिल्कुल संतुष्ट कर रहा है ना, यानी कि हमने 0,0 रखा और ये इस असमिका को संतुष्ट कर दिया, देख लो संतुष्ट कर रहा है ना, ये गलत बात नहीं बता रहा, ये बिल्कुल संतुष्ट, यहाँ पर बिल्कुल क्या होता है, संतुष्ट, संतुष्ट करता है, ये देखो जब ये संतुष्ट करता है तो हल क्षेत्र इधर ही होना चाहिए, कोई दो राय नहीं है ना, ये देखो ये हल क्षेत्र होना चाहिए, जैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही आपको कराना है, ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल आपको करना है ना, या फिर और डेकोरेशन के लिए है ना, अभी तो मैंने केवल एक असमिका आपके सामने दे रखी है, आपको जब 2 से 3 असमिकाएं दी जाएंगी तो उस केस में आपको उभयनिष्ठ हल क्षेत्र पता करना रहेगा, यहाँ पर तो है सही जो आपसे है ना, लेकिन जब दो या 2 से 3 असमिकाएं दी जाएंगी तो वहां पर उभयनिष्ठ हल क्षेत्र आपको पता करना रहेगा, तब फिर क्या करोगे, उस केस में आप हाइलाइटर का इस्तेमाल करें, है ना, जितनी गजब की प्रेजेंटेशन आप दे देते हो एग्जामिनर उतना ही ज्यादा प्रफुल्लित होगा, उतना ही ज्यादा एग्जामिनर खुश होता है ना, और जब वो खुश होगा तो आपको नंबर अच्छे ही देगा, ठीक है, 8 नंबर का है तो उसमें आपको जितने नंबर का है आपको बिल्कुल, ये गणित है मैथमेटिक्स है, अगर आपने पूरा परफेक्ट किया हुआ है तो आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा, एक नंबर भी करने वाला नहीं है, ठीक है, तो आप जितना हाइलाइटर का इस्तेमाल कर ले ना, जैसे हल्के दिखाना हो तो हाइलाइटर का इस्तेमाल करते हैं ना, अभी तो एक तो हाई से इसमें आप पेन से दिखा दे, लेकिन जब हाइलाइटर का इस्तेमाल कर देते हो ना, हाईलाइट जैसे हाइलाइटर लेकर के आप जाओ, ठीक है, तो आपको अलाउड है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हाइलाइटर से आप इसको हाईलाइट करते हैं ना, तो जितना अच्छा इंप्रेशन आप छोड़ सकते हो कॉपी पे, जितना अच्छा इंप्रेशन आप छोड़ोगे है ना, उतना ही एग्जामिनर को वो अच्छा लगेगा और आपको जबरदस्त नंबर देगा ना, हमने कहा है तो ये तो अभी एक के लिए, लेकिन जब हम 2 से 3 असमिकाएं आपके सामने होंगी तो वहां पर आपको सुसंगत हल क्षेत्र है ना, वहां पर सुसंगत हल क्षेत्र मतलब उभयनिष्ठ हल क्षेत्र आपको ढूंढना रहेगा, तो उस केस में आपको बहुत छोटा एरिया भी हो सकता है वो सुसंगत हल क्षेत्र, तो उस केस में जब आप हाइलाइटर का इस्तेमाल करोगे ना तो वो दूर से ही दिखेगा कि हाँ बच्चे में बड़ी गजब की समझ है कि हाँ ये क्षेत्र जो है वो सुसंगत क्षेत्र है, उभयनिष्ठ क्षेत्र है, तो वहां पर जब आप हाईलाइटर कर दोगे है ना, हाईलाइट कर दोगे उसको, तो वो समझ जाएगा कि हाँ बहुत जबरदस्त बच्चे की जो है अंडरस्टैंडिंग गजब की है ना। चले तो अब आपको ये जानना है, अब ये ध्यान देना कि जो कुछ भी हल क्षेत्र होगा वो प्रथम चतुर्थांश में होगा, ठीक है, तो आपको जरा ध्यान देना है, प्रथम चतुर्थांश कौन सा है, ये वाला, आपको कहीं और देखना ही नहीं है, है ना, आपको बाउंड कर दिया है, आपको इसने क्या कर दिया, बिल्कुल बाउंड कर दिया, आप प्रथम चतुर्थांश में ही रहें, आप कहीं ना जाए, मैं बार बार इसको डार्क कर रहा हूं, ये देखें आप, बार बार क्या कर रहा हूँ, डार्क कर रहा हूँ, ये देखें, ये वाले पे है ना, इस पे आप फोकस है, आपको जो बात हो रही है वो यही हो रही है ना, आप इसको अलग से क्या कर देते हैं, हाईलाइट अगर कर देते हैं तो फिर आप वो समझेगा हाँ बच्चे में बहुत बढ़िया समझ है ना, है ना, तो ये हो जाएगा, इसको बोला जाता है सुसंगत क्षेत्र, है ना, और यहाँ पर इसके शीर्ष देखोगे तो 0,0 4,0 0,4 ये इसके क्या है, शीर्ष है ना, इसको कोणीय बिंदु बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, कोणीय बिंदु। चले इतना काम आपने किया है तो आपने बहुत कुछ कर लिया है, बस हमें क्या करना है, अधिकतमीकरण हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। चले अब हम आगे आपका इसको आप स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे का प्रोसेस बताता हूँ, आप है ना देख सकते हैं इसको। चलिए यहाँ देखें क्या करना है, देखो मैं एक साइड लिखता हूँ यहाँ पर कोणीय बिंदु, और यहाँ पर लिखता हूँ z बराबर 3x प्लस 4y, इसको क्या कहा जाता है, उद्देश्य फलन, है ना, तो कोणीय बिंदु क्या है, एक तो है 0,0, ठीक है, बस यही आपको लेना है 0,4 और एक है 4,0, अब इसमें आपको रख देना है x बराबर 0, है ना, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर तो 0 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर x की प्लेस पे आप क्या रखो, 0 रखो, और यहाँ पर 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 हो गया है ना, और यहाँ पर 4 3 का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना, y कितना है 0, ये वाला 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4, तो क्या कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो ये आपके पास 16 आ गया, है ना, तो अधिकतमीकरण क्या है, जो अधिकतम है
जेड का मान अधिकतम किस पे, कोणीय बिंदु 0,4 पे जो है उद्देश्य फलन जेड बराबर अधिकतम प्राप्त होता है ना। बस यही हमको करना था, है ना, अधिकतमीकरण, तो वो कितना है 16। यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोणीय बिंदु 0, है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 0, y बराबर 4। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं और यहाँ पर लिख देंगे अधिकतम, या आप ऐसे लिख दें z बराबर 3x + 4y का अधिकतम मान 16, यहाँ पर लिख देंगे 16, ऐसे अधिकतम मान 16 कोणीय बिंदु 0,4 पर प्राप्त होता है। कंफर्म, डन। उम्मीद है कि अब जितने भी प्रश्न हैं आपको सारे प्रश्नों में यही प्रोसीजर आपको बिल्कुल अपनाना है, बिल्कुल क्या करना है, यही प्रोसीजर आपको अपनाना है, कोई दूसरा प्रोसीजर है ही नहीं, इससे आसान कोई तरीका है ही नहीं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, इसको इरेज कर रहा हूं। है ना, ये है हमारे पास अगला क्वेश्चन है। आपको जेड बराबर दे रखा है ना, पूरा प्रश्न में नहीं लिखा, जेड बराबर है यहाँ पर -3x + 4y और x + 2y <= 8 है, और ये है 3x + 2y <= कितना है 12 है। ये है ना, एक बार फिर से देख लेते हैं, z बराबर -3x + 4y, x + 2y, ध्यान देना है ना, x + 2y, तो x + 2y <= कितना है 8 है ना, और 3x + 2y है ना <= कितना है 12 है। ये चलो ध्यान से देखें यहाँ पे, है ना, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। इससे आपको पता चल जाना चाहिए, ये हमसे क्या बताता है, ये हमसे तेज तेज गुहार लगा रहा है, ये मेरे से तेज तेज गुहार लगा रहा है कि आपको जो कुछ भी करना है प्रथम चतुर्थांश में करें, आपको जो हल क्षेत्र दिखेगा सुसंगत वो प्रथम चतुर्थांश में ही होना चाहिए, बिल्कुल बाउंड कर दे रहा है ना। आपको तो दूसरे पे नजर जाना ही नहीं चाहिए इधर उधर, आपको प्रथम चतुर्थांश में ही जो कुछ भी करना वो आप करें। अब इस बार मैंने कहा कि 2 असमिकाएं आपको दे रखी है, अब एक असमिका नहीं है, एक असमिका नहीं, अब 2 असमिकाएं। चलो तो ध्यान से देखें, यहाँ पर आप ध्यान से आप देखें क्या करेंगे, x + y x + 2y है ना, तो संगत रेखा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी संगत रेखा, है ना। अच्छा ध्यान से देखना, तो इसको कैसे लिखोगे, एक बार ध्यान से देखना, x + 2y <= कितना 8 है, तो x + 2y = 8 लिख दिया। चलो x + 2y / 8 = 8/8 है ना। आपको बना लेना है अंतःखंड रूप, है ना, तो 8 से हम दोनों पक्षों में भाग कर देंगे, तो x/8 हो जाएगा प्लस y/4 हो जाएगा, है ना। चले तो यहाँ क्या है, x/8 प्लस y/ कितना है 4 है, बराबर कितना हो गया 1 हो गया, है ना। ये बात आप समझ चुके हैं। आगे देखें, यहाँ पर एक दूसरी समीकरण है हमारे पास, 3x + 2y <= कितना है 12 है,
है ना। संगत रेखा क्या हो जाएगी, 3x प्लस 2y, ये देखो है ना, 3x प्लस 2y बराबर क्या लिख दिया, 12 लिख दिया, है ना। ठीक, अच्छा 3x 12 2y बाई 12 12 बाई 12 है ना। तो ये x बाई 4 प्लस y बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 1 हो गया। बताओ यहाँ तक आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, है ना। 3 चौक 12 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, x बाई 4 हो जाएगा, y बाई 6 हो जाएगा, बराबर कितना है 1। यहाँ पर x बाई 8 है और 2 चौको 8 हो जाएगा और बराबर कितना हो गया 1 हो गया, है ना। अब आप ग्राफ तो बना ही सकते हैं, है ना। चलो ग्राफ तो मैं आपको दिखाता हूँ, ग्राफ ध्यान से, है ना। इतना कुछ करें है ना, जैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है। x है, ये क्या है y, ध्यान से। x पे कटानता खंड कितना है 8 है, तो ध्यान से देखना 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 है तो यहाँ पर कहीं लिख दे 8 कॉमा 0 ना। आप चाहे तो फिर 1 2 3 लिख लें, कैसे भी कर लें, ठीक है। चलो y पे कितना 4 है, 1 2 3 4, यहाँ 4 है तो यहाँ पर आप 0 कॉमा 4 लिखें, ठीक है। अब इन दोनों को आप मिला दें पहले, है ना, ठीक है। ठीक, चलो दूसरा तो ये किसके लिए, x प्लस 2y बराबर 8 है ना, तो यहाँ पर आप चाहे तो लिख दो। दूसरा x पे कटान खंड कितना है 4 है ना, तो 1 2 3 4, ये 4 कॉमा 0 है, कितना है 4 कॉमा 0। y पे कितना है 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 है ना, तो ये देखो 0 कॉमा 6 यहाँ लिख देते हैं 0 कॉमा 6। अब इनको क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो ये जो हमने खींचा है वो क्या है, ये है x 3x 3x प्लस 2y बराबर 12 है, यही तो है 3x प्लस 2y बराबर 12 इसका है। चले इतना कुछ आपने कर लिया। अच्छा हल क्षेत्र, बड़ी बात तो क्या है, हल क्षेत्र, है ना। इस समीकरण का हल क्षेत्र और इस असमीकरण का हल क्षेत्र, है ना। तो हल क्षेत्र पता करने के लिए संतुष्ट कराते हैं मूल बिंदु, है ना। अब देखो इस रेखा के लिए और इस रेखा के लिए, अगर ये हल क्षेत्र है, इधर हल क्षेत्र है, क्योंकि ये भी इसको दो भागों में बांट दे, एक उधर और एक इधर, ये भी इसको एक इधर और एक इधर दो भागों में बांट दिया अलग अलग। ये रेखा भी, ये जो हमने देख रहे हैं ये इसको दो भाग में, एक भाग इधर एक भाग इधर, ये रेखा भी है ना, ये रेखा भी एक भाग इधर और एक भाग इधर। तो अगर इधर है हल क्षेत्र तो 0,0 को सेटिस्फाई करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है। तो ये 0, है ना, दोनों रेखाओं में, दोनों है ना जो है वो असमीकाओं में हम क्या करते हैं, रखते हैं और देखते हैं उसको वो सेटिस्फाई करता है या फिर नहीं करता है। ये चीज आपको आ गई होगी, इसको आप इतना नोट करें, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ, है ना। आप अपना नोट कर लें, है ना। ये समझ लिया आपका, मान लीजिए 8 नंबर पक्का हो गया, बिल्कुल पक्का, है ना। चलिए इरेज करता हूँ इसको आप नोट कर लेंगे, अभी इसी के आगे आपको करना है ना। क्या लिखेंगे, मूल बिंदु 0,0 को संतुष्ट कराने पर तो रखें 0 प्लस 0, ये 0 ना हो जाएगा। देखिए तो क्या कहता है, 0 8 से छोटा है या बराबर है, 0 8, 3 बार पढ़ो इसको, 0 8 से छोटा है या बराबर है, 0 8 से छोटा है या बराबर है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। तो फिर इसका x प्लस 2y, तो कौन है x प्लस 2y, ये वाला है ना, ये x प्लस 2y, तो हल क्षेत्र इधर ही होगा, ध्यान से, है ना, है ना। अगर आप हाइलाइटर नहीं लेकर के जाते हैं तो फिर आप अलग अलग कलर के पेन का इस्तेमाल करें, ठीक है ना, अलग अलग कलर के पेन का इस्तेमाल करें, जितना अच्छा आप दे सकते हैं उतना अच्छा आप करें, है ना। देखिए यहाँ पर इसमें आप करें, है ना, मूल बिंदु 0,0, है ना। अब यही चीज आप यहाँ पर भी लिखें, तो यहाँ पर आप देखें
कि सही है। को संतुष्ट कराने का, तो संतुष्ट करवाइए, है ना। 3 गुणे 0, 2 गुणे 0, ये है ना। देख लो, 3 बार पढ़ो इसको, 3 बार पढ़ो। 0 12 से छोटा है या बराबर है, 0 12 से छोटा है या बराबर है, 0 12 से छोटा है या बराबर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इसका भी हल क्षेत्र इधर ही होगा, ये देखो। आपको जैसे मैं कर रहा हूँ ना, ऐसे ही आपको करना है। अब ध्यान से देखें आप इसको, आप इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो आपको कॉमन उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ क्षेत्र है ना, जहां पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, वो क्षेत्र कौन सा है। और बार बार प्रथम चतुर्थांश में। अब बताओ आप खुद ही मेरे को बताओ आप कौन सा उभयनिष्ठ है ना, क्योंकि 2 आ गए थे, 3 भी आएंगे तो आपको फिर ढूंढना पड़ेगा। तो देखो जहां पर दोनों रेखाएं हैं, जहां पर दोनों रेखाएं प्रथम चतुर्थांश में, देखना कहीं और देखना नहीं है। जहां पर दोनों रेखाएं, जैसे यहाँ पर भी दोनों रेखाएं, तो ये क्षेत्र हमको देखना नहीं है, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में नहीं आएगा, प्रथम चतुर्थांश में आपको देखना है। तो वही प्रथम चतुर्थांश है, तो उसी में हमको देखना है, ठीक है। कहाँ 2 रेखाएं हैं, यहाँ पर देखो केवल सिंगल सिंगल रेखाएं हैं, है ना, तो ये काम करेंगे। यहाँ पर देखो सिंगल सिंगल रेखाएं कोई, जहां पर इस क्षेत्र में आप देखो ध्यान से, इस क्षेत्र में ध्यान से गौर से आप देखो, जब मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, है ना, इसीलिए कहता हूँ जब हाईलाइटर लेकर के जाओगे तो इसको आप अलग से दिखा दोगे, ठीक है ना, इसको आप अलग से दिखा दोगे। ये देखो, ये यहाँ पर दोनों रेखाएं, तो देखो इसको आप अलग से और डार्क कर दोगे, है ना, इसको आप हाईलाइटर लगा दोगे, हाईलाइटर कर दोगे यहाँ पे, फिर ये गजब का आपको दिखेगा, है ना। ये देखो, ये हो जाएगा सुसंगत क्षेत्र, है ना। क्या हो जाएगा, ये इसको बोलते हैं सुसंगत क्षेत्र। इसी को क्या बोलते हैं, आपको कॉमन ढूंढना रहता है, ये हो जाएगा सुसंगत क्षेत्र हो जाएगा। अच्छा, अब चले इसमें हम क्या करें, आगे क्या रहेगा। अब एक बिंदु ये मालूम चल गया, शीर्ष बिंदु, एक ये मालूम चल गया, एक ये बिंदु मालूम चल गया, ये वाला हमको पता करना है, ठीक है। अब इसको हम कैसे पता कर सकते हैं, ये हमारा टास्क रहेगा। इस बिंदु को भी, क्योंकि ये भी शीर्ष में आता है इसके, है ना, तो ये निकालना आपको कैसे इसको हम पता करेंगे, वो अब आपको मैं दिखाता हूँ इसको हम कैसे करेंगे, है ना। यहाँ पर अगर आप रेखाओं में आप देखें तो x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, x प्लस 2y माइनस 8, है ना। अगर आप रेखा खींचोगे तो बराबर 8 लिखते हो ना, बराबर 8 लिखते हो, 8 को इधर ले आओ। यहाँ पर आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये काम नीचे आपको कर लेना ना, ये तो आपको दिखा देता हूँ। ये माइनस कितना हो जाएगा, 12, है ना। अब इसको आप देखो बराबर 0, इस रेखा को देखो और इस रेखा को आप देखो, है ना। ये रेखा का समीकरण, एक रेखा का समीकरण 3x प्लस 2y माइनस 12 और 8x प्लस 2y माइनस 8, है ना। अब आप देखें कैसे निकलता है x, और वैसे तो आप तरीका आपके पास कई है ना, आप एक में से x की वैल्यू निकालें और उठा करके दूसरे वाले में रख दें, या एक में से y की वैल्यू निकाले उठा करके दूसरे में रख दें, है ना। आपको x और y पता चल जाएगा आराम से, ठीक है। लेकिन मैं जो यहाँ पर तरीका लगाने चाह रहा हूँ उसको भी आपको आना चाहिए, कि जैसे ये x y क्या होता है। आपको यहाँ पर सबसे पहले मैं दिखाता हूँ, स्टार्ट कहाँ करते हैं, बीच वाले से। तो ये देखो 2 है, ये 2 है, तो ये 2 2 ऐसे आपको लिख देना है बीच में जो है, ठीक है। फिर ये है -8 माइनस 12, बीच वाले से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। तो 2 और 2 -8 हो जाएगा, देखो -8 है और माइनस कितना है 12। फिर शुरू में आ जाओ, 1 और ये 1 है, 3 है, और ये कितना है हमारे पास 1 है 3 है, और ये फिर 2 और 2। तो ध्यान से देखना, बीच वाले से आपको स्टार्ट करना है यहाँ पर, ठीक है। तो बीच वाले से 2 और 2 हो गया, फिर उधर से चलना है, फिर खत्म हो जाएगा, फिर शुरू से आ जाना है बस। तो 2 2 हो जाएगा, -8 माइनस 12 हो गया, है ना। और फिर 1 और 3 हो जाएगा, और फिर 2 और 2 हो जाएगा। तो ये x बटे इसका इसके साथ 12 दूनी 24, है ना। और बीच में माइनस होता है तो एक सूत्र का माइनस और एक ये वाला माइनस, तो मिलकर के प्लस हो जाएगा। तो 8 दूनी 16, ये प्लस कैसे आ गया, वैसे सूत्र में माइनस होता है इसलिए ये माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस बना देगा इसको, है ना। और ये y बटे ये कितना हो जाएगा, 8 3 24, है ना, 3 24 और प्लस 12 गुणम 12 हो जाएगा, है ना। चलो बराबर 1 बटे यहाँ पर 2 गुणम 2 होता है और माइनस का 6 हो जाएगा। तो x बटे 8 6 14, है ना, तो ये माइनस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, बराबर
वाई बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे, वाई बटे यहाँ पर माइनस का 12 हो जाएगा बराबर 1 बटे माइनस का 4 हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब आप इसको आराम से हल कर लें। अब इसको और इसको आप ले लें, x बटे माइनस का 8 बराबर 1 बाई माइनस का 4, ये कट जाएगा है ना, और 4 का 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर 2, x बराबर कितना हो गया, 2 हो गया है ना। ये वाला देखें, इसको आप हल करेंगे तो y बटे -12 बराबर ये 1 बाई माइनस का 4 कट जाएगा, 4 करना 4, 4 3 जा 12 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो गया, 3 हो गया है ना। तो ये बिंदु आया 2,3 है ना। अब कोणीय बिंदु हमको सब मालूम है ना, ये तरीका भी आपको आना चाहिए। वैसे जो आपने जो है 10th में पढ़ा हुआ है ना, कई विधियां आपने पढ़ी है, विलोपन विधि पढ़ी है आपने, प्रतिस्थापन विधि पढ़ी है आपने, वज्र गुणन विधि पढ़ी है, तो बहुत सारी विधियां पढ़े, तो आप किसी से भी हल करें रिजल्ट वही आएगा है ना। यहाँ पर अगर ये आता है ना, तो ये हमने वज्र गुणन विधि पढ़ा है, तो उससे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ऐसे करके है ना। चलिए आगे चलते हैं, आप इतना नोट कर सकते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। चलिए इरेज कर रहा हूँ मैं इसको। तो क्या है, कोणीय बिंदु, ध्यान से देखना, कोणीय बिंदु, और ये है z बराबर क्या था, देख लेते हैं, z बराबर था -3x + 4y। यहाँ पर आपको न्यूनतमीकरण कीजिए, क्या करना है हमको, न्यूनतमीकरण, न्यूनतम मान पता करना है। कोणीय बिंदु क्या है, एक तो 0,0 और एक है 4,0 और एक है 0,4 और एक है 2,3, ठीक है, क्लियर। 4,0 0,4 और 2,3 0,3। तो यहाँ तो कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ आप रखेंगे z बराबर -3 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 0 बराबर कितना हो जाएगा, -12 है ना। ये -12 हो गया। यहाँ पर देखें, यहाँ पर z बराबर कितना हो जाएगा, 0, तो ये 4 चौक 16 हो जाएगा, ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो क्या करेंगे, इसको z बराबर है ना, z बराबर -3 गुणे x कितना है, 2 है ना, और प्लस 4 गुणे कितना है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर -6 और प्लस का ये कितना है, 12 है ना, और z बराबर कितना हो जाएगा, z बराबर हो गया यहाँ पर 6 हो जाएगा। चलिए तो ध्यान से देखना, यहाँ 0 0 भर दिया सब में, ठीक है, तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर फिर 4 रख दिया है ना, तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो -12, ये भी ध्यान रखना, ये -12 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 4 चौक कितना हो जाएगा, 16, तो इसमें कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा है ना, तो -6 हो गया, और 4 3 12 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। चलिए तो हमसे क्या पूछा है, न्यूनतम, न्यूनतम ही करो, तो न्यूनतम आपको क्या दिख रहा है, न्यूनतम आपको ये देखो -12 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, न्यूनतम आपको क्या दिख रहा है, -12 दिख रहा है। सबसे कम कौन सा है, सबसे कम आपके पास -12 है, ठीक है। तो बस आपको यही आंसर करना है ना। z बराबर -3x 4y का न्यूनतम मान -12 कोणीय बिंदु 0 पर प्राप्त होता है ना। तो इस तरीके से अब इसमें जितने भी प्रश्न आएंगे सबका प्रोसीजर यही रहेगा, सॉल्व करने का बिल्कुल तरीका यही रहेगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करिए। वेटेज बड़ा है प्रश्न का, हल्के में नहीं लेना, प्रश्न आप बना ले जाओगे। अब इसमें हर एक प्रश्न आप खुद बना ले जाओगे, गारंटी, अगर आपने पूरे सेशन को ध्यान से देखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।